हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर। साथ में हमारा यूनिट फर्स्ट जैसा चल रहा था एज इट इज चलता रहेगा। यूनिट थर्ड हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि यूनिट थर्ड और यूनिट फर्स्ट में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर किसी को यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़नी, उसको यूनिट थर्ड की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट यूनिट थर्ड को पढ़ सकता है या फिर वीडियोज लेक्चर देख सकता है। राइट। सेकेंड यूनिट यूनिट फर्स्ट पे रिलेटेड है, तो सेकेंड यूनिट आप तभी पढ़ें जब आप यूनिट फर्स्ट पढ़ लेते हैं अच्छे से। यूनिट थर्ड आप डायरेक्टली आ सकते हैं। यूनिट थर्ड और यूनिट फर्स्ट का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो डेट्स वाई हम लोग यूनिट थ्री भी साथ साथ स्टार्ट करते हुए चलेंगे पैरेलली। यूनिट फर्स्ट हमारा एज इट इज चल रहा था, साथ में हम यूनिट थ्री भी पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है। तो यूनिट थ्री में हम लोग ओपैम्प के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आज का टॉपिक होगा हमारा 741 IC, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटर, समर, डिफरेंशिएटर और कॉम्परेटर की बात करेंगे। आज लेक्चर हमारा इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पे एंड होगा। ठीक है। सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं तो सिलेबस में जस्ट इंट्रोडक्शन, जैसा कि ओपैम्प होता क्या है उसके बारे में बात होगी। 741 IC क्या होती है, उसके पिन डायग्राम क्या होते हैं, ओपैम्प के बेसिक, प्रैक्टिकल ओपैम्प सर्किट पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है। ओपैम्प बेसिक में आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प सब कुछ आएगा। फिर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यूनिट फॉलोअर, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर एंड देन कॉम्परेटर्स। राइट। तो सबसे पहले हम लोग पिन डायग्राम ऑफ 741 IC की बात करेंगे। ये जो IC है, सबसे पहले तो ओपैम्प की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ओपैम्प? ओपैम्प होता क्या है? ओपैम्प इज ए एम्पलीफायर। वो क्या करेगा? हमारा इनपुट वेवफॉर्म को एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। अगर कोई भी हमारे पास वेवफॉर्म है, मान लेते हैं साइन वेव है, इसको एम्पलीफायर से अगर पास कर लें तो हमारा आउटपुट जो होगा उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी। पहले क्या थी? एम्पलीट्यूड कम है। नेक्स्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द एम्पलीफायर इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, है ना। तो एम्पलीफायर का काम ही यही है कि जो भी इनपुट देंगे उसके एम्पलीट्यूड को इनहांस कर देना, इंक्रीज कर देना। तो दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। राइट। अब इसको ओपैम्प इसलिए बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि हमारे मैथ्स में जो भी बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंपैरेटर्स, वो सब हम लोग ओपैम्प का यूज करके, इवन लॉग और एंटी लॉग भी ले सकते हैं, लेकिन लॉग और एंटी लॉग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ओपैम्प सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके लिए एक स्पेशल आईसी होती है, दैट इज नोन एज 741 IC। ठीक है। जो भी हम ओपैम्प का यूज करेंगे एज ए इंटीग्रेटर, एज ए डिफरेंशिएटर, एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो सब हम किस पे परफॉर्म करेंगे? 741 IC पे। ठीक है। ऐसा नहीं कि ओपैम्प की सिर्फ 741 IC आती है, मार्केट में बहुत सारी IC है अवेलेबल, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन सी IC है? 741 IC ऑफ ओपैम्प। इसको 741 IC ही क्यों बोलते हैं? अगर इसके टोटल स्पिन्स की बात करते हैं तो टोटल स्पिन्स कितने हैं? 8। लेकिन जो 8 है, 8 पिन है ना, वो नॉट कनेक्टेड है, मतलब उस पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो टोटल काम के पिंस कितने हैं हमारे? 7। अगर इनपुट सप्लाई की बात करें तो इनपुट सप्लाई हम लोग एक तो 7 पे दे रहे हैं,
एक हम 4 पे दे रहे हैं, एक हम 2 पे देंगे और एक हम 3 पे देंगे। तो टोटल इनपुट पिन हमारे पास 4 हैं। ठीक है, टोटल काम के पिन कितने हैं? 7। टोटल इनपुट पिन है 4 और आउटपुट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 6 पे डिपेंडेंट हैं, दैट इज कॉल्ड 1। एक ही आउटपुट है हमारे पास पिन, दैट इज 6। 4 इनपुट पिन थे और 7 हमारे टोटल पिन हैं इस आईसी में। एक 8वां पिन जो है वो नॉट कनेक्टेड है, दैट्स वाई इस आईसी का नाम क्या है? 741 आईसी। ठीक है, इसके बाद इस आईसी में ऐसा क्या है जो एम्पलीफाई करता है? ठीक है, एज ए एम्पलीफायर अगर आप सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, मॉसफेट एज एम्पलीफायर, फेट एज एम्पलीफायर की बात करते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर कितना ही एम्पलीफिकेशन देगा हमें? बहुत ही कम। हम चाहते हैं कि एम्पलीफिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो, तो हमने क्या करा है? बहुत सारे ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट कर दिया है एक सिंगल आईसी पे, है ना। बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ फैब्रिकेट होकर एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे तो हमें एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वही काम हम इस 741 आईसी में कर रहे हैं। इसके अंदर जो है, इस आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को हमने क्या करा है? एक साथ फैब्रिकेट करा है। अब देन इसको एज एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो अब जो हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर सिंगल ट्रांजिस्टर में हमें कितना ही एम्पलीफिकेशन मिलेगा? बहुत ही कम। तो हमें अगर एम्पलीफिकेशन ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे? एन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को एक साथ फैब्रिकेट करेंगे। तो वही काम हम 741 आईसी पे करे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ फैब्रिकेट कर दिया है। अब उसमें से फैब्रिकेशन के बाद इसके नंबर ऑफ पिंस डिसाइडेड है कि कहां इनपुट देना है और कहां से आउटपुट लेना है। ठीक है, तो पहला पिन है ऑफसेट नल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इन्वर्टिंग, राइट। तीसरा है नॉन इन्वर्टिंग। चौथा है हमारे पास पावर सप्लाई। 7 और 4th पिन की अगर हम बात करते हैं तो 7 और 4th पिन, अगर कोई भी हमने डिवाइस बनाई है उसको पावर सप्लाई की जरूरत होगी। तो 7 और 4th पिन पावर सप्लाई, मतलब इस ओपैम्प को ऑन करने में, ठीक है, इस ओपैम्प को ठीक है, 7 और 4 पिन को क्या है? पावर सप्लाई बोल रहे हैं, क्योंकि 7 और 4 पे हम लोग क्या देंगे? बाहर से पावर सप्लाई देंगे ताकि हमारा ये आईसी जो है ऑन हो जाए। क्या हो जाए? ऑन हो जाए। ऑन करने के लिए हमें 7 और 4 पे पावर सप्लाई देंगे। 7 और 4 पे पावर सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से इनपुट पिंस की तरह काम करेगा क्योंकि ऑन करने के लिए दे रहे हैं। और 2 और 3 पे हम जो भी इनपुट देना होगा, वेवफॉर्म की अगर बात करें तो या तो 2 पे देंगे या तो 3 पे देंगे या दोनों पे देंगे। आउटपुट कहां से लेंगे? 6 पिन पे से। ठीक है, तो जो भी ओपैम्प है हमारे पास 741 आईसी, इस ओपैम्प की मैक्सिमम आउटपुट जो है, मैक्सिमम आउटपुट की अगर हम बात करें, ये चीज ध्यान रखना, ये आगे भी यूज होने वाला है। अगर मैक्सिमम आउटपुट की बात करें तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट हम लोग या तो प्लस के केस में बात करोगे तो प्लस वीसीसी, यानी इस वाली पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगर निगेटिव में बात करो कि मैक्सिमम निगेटिव में कितना जाएगा तो माइनस वीसीसी, यानी कि इस पे बात हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग माइनस ऑफ वी सेट भी बोलते हैं और इसको हम लोग प्लस ऑफ वी सेट भी बोलते हैं।
ठीक है, यानी कि कोई भी ओप एम्प का आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस वीसीसी, जो कि उसको ऑन करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हो, और मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस ऑफ वीसीसी, जो कि 4 पे उसको निगेटिव सप्लाई दे रहे हो। इसके अलावा इसकी आउटपुट इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। ध्यान देना कि आउटपुट मैक्सिमम या तो प्लस वी सेट जा सकती है या तो माइनस वी सेट जा सकती है, जो तुम प्लस वी सेट कहां पे दे रहे होगे, 7th पिन पे, और माइनस वी सेट कहां पे दे रहे होगे, 4th पिन पे। उससे ज्यादा हम कभी भी ओप एम्प से आउटपुट नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं 2, 3 और 6 पिन की। 2, 3 हमारा मेन इनपुट पिन है। 7 और 4 पे हम लोग पावर सप्लाई इनपुट दे रहे थे। 2 और 3 पे हम लोग इनपुट देंगे अपने अकॉर्डिंग, जहां भी देना होगा, दोनों पे देना है तो दोनों पे देंगे, एक पे देना है तो एक पे देंगे, और आउटपुट कहां से लेंगे, 6 वाले से। अब जब भी मैं आगे ओप एम्प की बात करूंगा तो मैं पूरा 8 पिन बार बार नहीं बनाऊंगा। मुझे काम के कितने पिन है हमारे पास, 7, 4, 2, 3 और 6। बाकी 1 पिन और 5 पिन और 8 से हमें कोई लेना देना नहीं है आगे चल के। ठीक है, इसका क्या काम है वो हम लोग आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो अब जब सर्किट में मैं आगे ओप एम्प बनाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, प्लस वी सेट कौन सा पिन है, 7, ये कौन सा होगा, 4, माइनस ऑफ वी सेट, आउटपुट कहां से ले रहे हैं, 6 पिन से, और इनपुट कहां पे देंगे, 2 और 3 पे। ठीक है, 2 और 3 पे। तो 2 टर्मिनल पे जहां पर माइनस साइन लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। प्लस वाले को क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अब मैं बार बार 8 पिन का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं ये छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें आउटपुट हम लोग 6 पिन से ले रहे हैं, इनपुट ऑन होने के लिए पावर सप्लाई दे रहे हैं 7 और 4 पे, और इनपुट 2 या फिर 3 या फिर दोनों पे देंगे, और देन देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। राइट, तो अब जब भी मैं ओप एम्प की बात करूंगा तो मैं ये डायग्राम बनाऊंगा। लेकिन जब तुम लैब में ओप एम्प देखोगे तो तुम किस में देखोगे, एक आईसी के अंदर देखोगे जिसके 8 पिन होंगे। 2 और 3 पे हम लोग इनपुट देंगे, आउटपुट कहां से लेंगे, 6 पे। 7 और 4 चाहिए उसको ऑन रखने के लिए। ठीक है, अब लैब में जब तुम आईसी तुम्हारे सामने होगी तो आईसी का फ्रंट फेस अपने सामने रखोगे, पिंस पीछे की साइड होंगे, तो ऊपर एक ये सेमी सर्कल कटा हुआ पार्ट दिखता है ना, तो इसको अपने सामने रखना है। ठीक है, जब भी अपने सामने रखोगे तो लेफ्ट साइड से काउंट करना है, लेफ्ट साइड से 1, 2, 3, 4, ये वाला 5, नीचे से 5, 6, 7 एंड 8। समझ में आ रही बात, कैसे पिन को आइडेंटिफाई करेंगे, सेमी सर्किल वाले पार्ट को अपने सामने रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पहला पिन 1, 2, 3, 4, देन नीचे से 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओप एम्प। आइडियल मतलब आइडियल कोई भी चीज होती नहीं है पहली बात तो, लेकिन किताब में पढ़ने के लिए हम उसको आइडियल बना देते हैं, मतलब जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल। आइडियल केस में जो ओप एम्प है हमारा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस, जीरो आउटपुट इंपिडेंस, इनफाइनाइट बैंडविड्थ, इनफाइनाइट सीएमआरआर, सीएमआरआर की फुल फॉर्म है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इनफाइनाइट स्लीव रेट, जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जीरो इनपुट ऑफसेट करंट, जीरो इनपुट बायास करंट।
एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि कोई भी ऑप एम्प होती है उसकी आउटपुट इस फॉर्म में होती है, वी आउट इज इक्वल टू एडी डिफरेंशियल गेन इनटू डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस एसी कॉमन मोड गेन इनटू कॉमन मोड वोल्टेज। ये आया कैसे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी के लिए। जैसे जैसे हम लोग ऑप एम्प आगे पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा चीजें। अभी के लिए बस इतना समझ लो, किसी भी ऑप एम्प का आउटपुट इस फॉर्म में होता है। ये क्या है, डिफरेंशियल गेन, एसी क्या है, कॉमन मोड गेन, ये क्या है, डिफरेंशियल वोल्टेज, वीसी क्या है, कॉमन मोड वोल्टेज। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट ओपन लूप गेन की अगर बात करते हैं, ठीक है, ओपन लूप गेन केस में इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो फाइनली आउटपुट हमारा ओप एम्प का कुछ ऐसा होगा। ओपन लूप गेन की बात हो रही है, मतलब उसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। ओपन लूप मतलब विदाउट फीडबैक, ठीक है। धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी बस देखते जाओ कि क्या चल रहा है। तो ओपन लूप गेन इनटू वोल्टेज डिफरेंस वीडी। तो इनफाइनाइट ओपन लूप गेन की बात हो रही है, मतलब ये कैसा होगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। मतलब किसी भी एम्पलीफायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडियल केस में इनफाइनाइट, मतलब ज्यादा से ज्यादा गेन दे। गेन क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर यहां से मैं गेन की बात करूं, इसको क्या कहते हैं, गेन। जो भी वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाइड में आ रहा है टर्म्स, उसको क्या बोलेंगे, गेन। तो अगर मैं गेन की बात करूं तो गेन हमेशा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये जो वीडी है, डिफरेंस की बात हो रही है कौन से पिंस की, 2 और 3 की। 2 और 3 की डिफरेंस करोगे तो फाइनली 2 और 3 पे जो भी इनपुट दे रहोगे उनका डिफरेंस होके क्या आएगा, इनपुट ही तो आएगा। वीडी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V2 माइनस V1। मान लो V2 तुम 3 पिन की बात कर रहे हो और V1 2 पिन की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी इनपुट दोगे तुम 2 और 3 पिंस पे, डायग्राम बना देते हैं एक बार फिर से, माइनस प्लस, ये रहा 2, ये रहा 3, 7 4 6, ठीक है। तो जो भी इनपुट देंगे हम 2 और 3 पे, उनका डिफरेंस ही तो वीडी कहलाता है। तो डिफरेंस मतलब फाइनली इनपुट ही तो है। तो डेट्स वाई गेन हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट अपॉन इनपुट हमेशा क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। तो आइडियल केस में गेन क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए किसी भी एम्पलीफायर की। अगर आप कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, सेकेंड यूनिट की बात करें तो वहां भी गेन हमें सबसे ज्यादा किस में मिलता है, कॉमन इमीटर में, देन कॉमन बेस में, देन कॉमन कलेक्टर में। तो एम्पलीफायर की गेन ज्यादा से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए आइडियल केस में ओपन लूप गेन क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस। इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस आइडियल केस में मतलब ये वाला 7 और 4 पिन तो हमें क्या चाहिए, आईसी को ऑन करने के लिए। 6 पिन से हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट कहां दोगे, 2 और 3 पे। तो 2 और 3 पे जो भी इनपुट दोगे इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर ये मान लो तुम I1 है और ये तुम्हारी I2 है, तो ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता है आइडियल केस में। करंट नहीं जाता है तो क्या मतलब हुआ, इंपिडेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इंपिडेंस करंट को कभी अपने आने देगा, अपोज करेगा ना। तो इसकी इनपुट इंपिडेंस इतनी ज्यादा होती है कि कभी भी ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाता है, ठीक है। मतलब
ओपेप के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी, यानी I1 और I2 क्या होंगे, जीरो होंगे। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि इसकी इनपुट इंपेडेंस एम्पलीफायर की, किसी भी एम्पलीफायर की अगर बात कर ले तो गेन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकती है, आइडियल केस में इनफाइनाइट हो सकती है। अगर इनपुट इंपेडेंस की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो अंदर कोई करंट ना जाने का रीजन क्या है, इसकी इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई होती है, राइट। आउटपुट इंपेडेंस की अगर बात करें इस पॉइंट पे, वी आउट क्या होती है, जीरो आउटपुट इंपेडेंस। किसी भी एम्पलीफायर की आउटपुट इंपेडेंस कम होनी चाहिए। इंपेडेंस मैं समझ के चल रहा हूं कि इंपेडेंस शायद तुम्हें क्लियर होगा। इंपेडेंस एक तरह से रेजिस्टेंस समझ लो। जब कैपेसिटेंस इंडक्टर सब ऐड हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इंपेडेंस। सिंपल सिर्फ रेजिस्टेंस में रहता है तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होनी चाहिए। किसी भी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। कैसे, CMRR डिफाइन होती है आपकी AD अपॉन AC से। यहां पर जो डिफरेंशियल गेन था और ये कॉमन मोड गेन था, उससे डिफाइन होती है CMRR, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। तो डिफरेंशियल गेन, कॉमन मोड गेन आइडियल केस में क्या होनी चाहिए, जीरो। किसी भी एम्पलीफायर का कॉमन मोड गेन क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, क्यों हो रहा है ये सब चीज, ये सब चीज हम लोग आगे एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप एम्प एक टॉपिक था, तो ये क्लियर करना जरूरी है कि ये सब टॉपिक है क्या। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एम्पलीफायर आगे पढ़ते जाएंगे, CMRR, AD अपॉन AC, ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो कॉमन मोड गेन क्या होनी चाहिए, आइडियल केस में जीरो। तो जब कॉमन मोड गेन जीरो होगा तो CMRR क्या होगी, इनफाइनाइट। तो दैट्स वाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीव रेट। स्लीव रेट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर किसी भी एम्पलीफायर के आउटपुट V आउट इज इक्वल टू VM साइन T dt है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dV आउट अपॉन dt हमें क्या देगा, स्लीव रेट देगा। बात समझ में आ रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट आइडियल केस में क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप एम्प ऐसा ही क्यों होता है, जैसे जैसे हम लोग ऑप एम्प के आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो ये सारा चीज क्लियर होता जाएगा। अभी हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, मानता हूं मैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अभी आपको ये नहीं पता है डिफरेंशियल गेन क्या होता है, अभी आपको कॉमन मोड गेन के बारे में नहीं पता है। तो अभी के लिए तो बस ये देखते जाओ कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये टॉपिक्स आगे हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे ऑप एम्प के, तो वापस से एक बार आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे, तब ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट। ठीक है, अगर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की बात करें, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑप एम्प बना लो। ठीक है, V2, V1, V आउट। V आउट क्या लिखेंगे हम ऑप एम्प की, पहले बताया गेन, जो भी गेन आ रहा होगा इनटू वोल्टेज डिफरेंस दैट इज V2 माइनस V1। ठीक है, तो
आइडियल केस में जब V2 और V1 जीरो होंगे, अगर तुम V1 भी जीरो ले लो और V2 भी जीरो ले लो, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? V आउट जीरो आएगा। ये कब आएगा? जब आइडियल केस की बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। इवन V1 V2 अगर जीरो है तब भी हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट शो कर रहा होता है। तो हम ऐसा तो चाहते नहीं है कि जीरो इनपुट पे भी आउटपुट मिले। तो हम क्या करते हैं कि उस जीरो इनपुट पे जो भी आउटपुट आ रहा होता है उसको जीरो करने के लिए इनपुट साइड पे एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। चीज क्लियर है कि दोनों इनपुट जब जीरो है तब भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होता है प्रैक्टिकली। उसको जीरो करने के लिए हम एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स कहाँ लगाते हैं? इनपुट साइड पे। दैट वोल्टेज सोर्स इज नोन एज ए इनपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्लियर है? नेक्स्ट है इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट अभी मैंने बताया था, अगर ये I1 है, ये I2 है, तो आइडियल केस में I1 इज इक्वल टू I2 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना। आइडियल केस में अंदर कोई करंट नहीं जाती है क्योंकि इनपुट इंपेडेंस बहुत ज्यादा हाई है। ये होगी केस जब तुम्हारा आइडियल केस की बात करोगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी ऑप एम्प होगा ऑब्वियस अंदर कुछ ना कुछ करंट जाएगी। ठीक है, तो उसी करंट को हम लोग बोलते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बायस करंट। यानी कि I1 माइनस I2 का जो भी वैल्यू आएगा मॉड में, डिफरेंस की बात करें, दैट इज नोन एज ए इनपुट बायस करंट, सॉरी इनपुट ऑफसेट करंट। इसको सही कर लेना। इनपुट ऑफसेट करंट यानी IOS से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा VOS, इसको VOS से कर लेना। ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट बायस करंट। ठीक है, अब यहां पर इनपुट ऑफसेट करंट की अगर हम बात करें, पीछे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब आइडियल केस में तो ओप एम्प हमारा ऐसा ही होना कि ऑफसेट वोल्टेज लगाने की जरूरत ही ना पड़े, आउटपुट जीरो इनपुट पे अपने आप आउटपुट जीरो आए। तो आइडियली इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। सिमिलरली अंदर कोई करंट जाए ही ना, तो आइडियल केस में इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। अब यहीं पे एक टर्म है इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस करंट होती है हमारी I1 प्लस I2 होल डिवाइडेड बाई 2। दोनों करंट, जो भी अंदर करंट जा रही होगी, प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ करंट तो अंदर जाएगी, आइडियली नहीं जानी चाहिए। तो जो भी अंदर करंट जा रही होगी उसका क्या लेंगे? अलजेब्रिक सम, दैट इज नोन एज ए इनपुट बायस करंट। ठीक है, आइडियली
अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, तो I1 I2 जीरो, तो ये सम भी आइडियली क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब ना हमें कोई ऑफसेट वोल्टेज लगाने की जरूरत पड़े आइडियल ऑप एम्प में, ना हमें उसकी ऑफसेट करंट कैलकुलेट करना पड़े, वो भी जीरो, और ना इनपुट बायस करंट करना पड़े, तो भी जीरो। तो इसलिए आइडियली ऑफसेट वोल्टेज क्या होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज हमें लगाना ही ना पड़े आइडियल केस में, जीरो। अंदर कोई करंट जा ही ना, मतलब इनपुट ऑफसेट करंट भी जीरो, अंदर कोई करंट नहीं जाएगी तो बायस करंट भी जीरो। ये सारे जितने भी इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे जब जैसे जैसे ऑप एम्प हमारा आगे बढ़ता रहेगा। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना काफी है। अभी के लिए कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो। इसके अलावा मैंने कोशिश करी है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आए। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम लोग आगे इसके बारे में फिर से बात करेंगे। जब तुम्हें एक एक चीज क्लियर हो जाएगा तब शायद ये चीजें समझ में आएंगी। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि क्या चल रहा है। धीरे धीरे एंड में भी हम लोग एक बार इसको कैरेक्टरिस्टिक को ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ऑप एम्प में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो ऑप एम्प का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब जहां भी ऑप एम्प होगी मैं कैसा डायग्राम बनाऊंगा, ये वाला 8 पिन वाला नहीं। इसको मैं V2 क्लियर कर रहा हूं और ये हमारा V1 है। ये पिन हमारी 7 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये हमारे पास 2 पिन है और ये 3 पिन है। ठीक है, अब हमने जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप एम्प पढ़ा उसमें गेन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। और मैंने पहले बताया है कि किसी भी ऑप एम्प की आउटपुट गेन इनटू वोल्टेज डिफरेंस में गिवन होती है। ठीक है, अब गेन की वैल्यू क्या है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। यानी कि अगर गेन की बात करें तो गेन हमेशा, ए को अगर हम लोग गेन से डिनोट कर रहे हैं तो गेन हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट के फॉर्म में होता है। अब यहां पर VD लिखा हुआ है तो VD क्या है, इस दोनों इनपुट का ही तो डिफरेंस है। VD इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, V2 माइनस V1। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम सिर्फ V2 पे इनपुट दे रहे हो, सिर्फ V1 पे इनपुट दे रहे हो, या दोनों पे दे रहे हो। तो दोनों का डिफरेंस कहां जाएगा, नीचे। तो ऑब्वियस है आउटपुट अपॉन इनपुट हो रहा है। इनपुट डिफरेंस किसका हो रहा है, इनपुट साइड का ही हो रहा है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। अब मुझे ये बताओ कि आइडियल केस में गेन हमने क्या पढ़ा है, इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियल केस में। तो VD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। ये पूरा का पूरा टर्म इनफाइनाइट कब जाएगा, जब हमारा डिफरेंस वोल्टेज क्या हो, जीरो हो। और डिफरेंस होता क्या है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से तुम्हें क्या आया, V1 इज इक्वल टू V2। यानी कि जो वोल्टेज तुम V2 पे दोगे वही वोल्टेज कहां ट्रांसफर होगा, V1 पे, ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमेशा कहां वैलिड है, आइडियल केस में ही वैलिड है। अदरवाइज कोई भी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल केस में तो नहीं होता। ये गेन इनफाइनाइट कब होता है, आइडियल केस में। और गेन इनफाइनाइट होने के लिए डिफरेंस वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा, जीरो। और डिफरेंस किसका ले रहे हो, इनपुट साइड का। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो। तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V2 आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जो भी वोल्टेज V2 पे होगा वो वोल्टेज कहां ट्रांसफर होगा, V1 पे। या फिर जो भी वोल्टेज V1 पे होगा वो वोल्टेज कहां ट्रांसफर होगा, V2 पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी तुम ट्रांसफर कर रहे होगे तो ये पिन से ये पिन पे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 3 से 2 पे या 2 से 3 पे वाइस वर्सा ट्रांसफर कर सकते हैं। बीच में कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए। अगर मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दूं
और अब मैं बोलूं कि इस पिन से वोल्टेज यहां ट्रांसफर होगा, नहीं, यहां का ट्रांसफर यहां पे ही होगा, उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहां वैलिड होता है? आइडियल केस में, राइट। नेक्स्ट, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ओपैम्प का इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हम लोग अगर देखें तो ओपैम्प को हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? एज ए एम्पलीफायर ही तो यूज करने वाले हैं। तो एज ए एम्पलीफायर में पहला टॉपिक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो पहले तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो डायग्राम इन्वर्टिंग का कुछ ऐसा होगा। ठीक है। अब ओपैम्प एज ए एम्पलीफायर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपैम्प एज ए एम्पलीफायर में जो भी तुम फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रहे हो, आरएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? फीडबैक रेजिस्टेंस। और ये फीडबैक रेजिस्टेंस हमेशा नेगेटिव टर्मिनल और आउटपुट के बीच में ही लगेगा। अगर तुमने पॉजिटिव टर्मिनल और आउटपुट के बीच में फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑसिलेटर बन जाएगा। फिर हमें पढ़ना है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में फीडबैक रेजिस्टेंस या जो भी लगा रहे हो फीडबैक में, वो नेगेटिव टर्मिनल और आउटपुट के बीच में लगेगा। समझ में आ रही है बात? और इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट हम लोग कहां पे दे रहे हैं? माइनस वाले पिन पे, यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट पे क्या दे रहे हैं? ये एंड हमारा कौन सा है? पिन डायग्राम ऑफ आईसी में हमने देखा था, ये कौन सा पिन है? इन्वर्टिंग। तो अगर इनपुट हम लोग इन्वर्टिंग पिन पे देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, और दूसरा एम्पलीफायर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया कि आइडियल केस में अंदर कोई करंट जाती है क्या? मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, कोई भी करंट नहीं जाएगा। जो भी करंट यहां से आएगी वो सारी की सारी करंट कहां जाएगी? ऊपर, क्योंकि एम्पलीफायर अपने अंदर कोई भी करंट आइडियल केस में नहीं लेता है, क्योंकि आइडियल केस में एम्पलीफायर की इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होती है, तो ऑब्वियस है सारे करंट को रोक देगा। ठीक है। अब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहां पर पोटेंशियल, ये वाला टर्मिनल हमारा ग्राउंड है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हुआ? जीरो। ये जीरो कहां ट्रांसफर हो जाएगा ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट? ये अगर V2 है और ये V1 है, तो V2 अपना वोल्टेज कहां ट्रांसफर करेगा? यहां पे जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लोग x मान लें तो x की वैल्यू क्या हो गई? वोल्टेज एट x इज इक्वल टू जीरो। क्यों? ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हमें एक चीज पता चल गई कि इस पॉइंट पे x पे वोल्टेज कितनी है? जीरो है। इधर हमने वोल्टेज कितना दे रखा है? इनपुट प्लस का V इन। तो जो भी करंट आएगी वो सारी करंट ऊपर जाएगी, क्योंकि अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो x पॉइंट पे अगर हम KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही लिखेंगे। तो अगर लिखते हैं तो क्या लिखोगे? मान लो ये करंट I1 है, ऊपर जाने वाली करंट I2 है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जा रही है, तो तुम यही लिखोगे ना, I1 इज इक्वल टू I2, क्योंकि सारी करंट ऊपर चली गई। अगर I1 की बात करते हैं तो I1 की क्या होगी? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V इन माइनस जीरो।
क्योंकि इस टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज वी इन है, दूसरा टर्मिनल यहां पर वोल्टेज क्या है, 0 है, क्योंकि ये वोल्टेज यहां पर ट्रांसफर हुआ है ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन आर इन, ये किसके इक्वल होगा, इस वाली करंट के। तो इस वाली करंट में आर एफ के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या है, 0 माइनस वी आउट, तो 0 माइनस वी आउट होल डिवाइडेड बाय आर एफ। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हमें क्या देता है, करंट देता है। यहां से अगर वी आउट निकालोगे, यहां से वी आउट निकालो, क्या आएगा, माइनस ऑफ आर एफ अपॉन आर इन इंटू वी इन। अब मैंने पहले बताया था, अगर रिकॉल करो, तो किसी भी एम्पलीफायर की आउटपुट कैसे डिफाइन होती है, वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू वोल्टेज डिफरेंस। यहां पर ये वाला पार्ट हमारा गेन हो जाएगा और ये वाला पार्ट वोल्टेज डिफरेंस होगा। इक्वेट करो, मैच कर रहा है। अगर यहां से गेन अगर बात करोगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन कितनी हो गई, मॉड ऑफ आर एफ अपॉन आर इन। अगर गेन को लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो तुम, ऑब्वियस है वी आउट अपॉन वी इन लिख रहे हो, ठीक है। अगर पूरे इक्वेशन को मॉड, गेन हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, दैट्स वाई मैंने मॉड लगाया है। अगर साइन के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी आउट अपॉन वी इन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एफ अपॉन आर इन। और वी आउट अपॉन वी इन हमेशा क्या देता है, आउटपुट अपॉन इनपुट क्या देगा, गेन ही तो देगा, कि कितना गेन हो रहा है, एम्पलीफायर कितना एम्पलीफाई कर पा रहा है, वो हमें किससे पता चलता है, गेन से पता चलता है। जितनी ज्यादा गेन उतना अच्छा एम्पलीफायर, ठीक है। तो आइडियल केस में गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमें आउटपुट वी आउट अपॉन वी इन माइनस ऑफ आर एफ अपॉन आर इन के फॉर्म में मिलता है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो माइनस टर्म आ रही है, यानी कि माइनस ऑफ समथिंग आ रहा है, और माइनस साइन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि जो भी इनपुट देंगे हम, आउटपुट क्या होगा, इन्वर्ट होकर आएगा, मतलब उल्टा होकर आएगा। अगर इसकी वेवफॉर्म की अगर बात कर लें, वेवफॉर्म अगर हमने इनपुट कुछ इस तरीके से दिया है, तो आउटपुट हमारा कैसा आएगा, एक सेकेंड ना, आउटपुट पहले तो आउटपुट जो भी आएगा वो उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होके आएगी। एम्पलीफायर है तो ऑब्वियस एम्पलीफाई कर रहा होगा, और माइनस साइन की वजह से जो भी इनपुट होगा नेचर तो सेम होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और इन्वर्टेड होगा। तो अगर पहले पॉजिटिव आ रहा है तो आउटपुट के केस में क्या आएगा, पहले निगेटिव आएगा देन पॉजिटिव आएगा। यहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ लेकिन इन्वर्ट होकर आएगा। बात समझ में आ रही है, आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा, इन्वर्ट होकर, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होकर, एम्पलीफायर है इसलिए। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे हमने इनपुट कहां दिया था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे इनपुट दिया था हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, यानी माइनस वाले टर्मिनल पे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम लोग इनपुट कहां देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। अब यहां पर हमने क्या दे दिया है,
इनपुट, ऊपर वाला हमारा एज इट इज रहेगा। फीडबैक रेजिस्टेंस मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, किस में लगाओगे, आउटपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में। ये वाला टर्मिनल हमारा ग्राउंड हो जाएगा अब, क्योंकि हमने इनपुट कहां शिफ्ट कर दिया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इसका नाम अभी भी फीडबैक रेजिस्टेंस रहेगा और ये इनपुट रेजिस्टेंस आर इन। अब बताओ कि अगर ये V2 है, ये V1 है, तो V2 पे वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज जो V in दे रहे हैं हम लोग बाहर से। तो ड्यू टू दी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V2 इज इक्वल टू V1 होगा, और V1 भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इनपुट के, है ना। ये वाला वोल्टेज ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। यानी अगर इस पॉइंट की बात करें x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, V in, है ना, क्योंकि ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमारा वोल्टेज जो है ट्रांसफर हो गया है। अब अगेन अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, इसमें भी अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, तो जो करंट आएगी वो करंट वापस से ऊपर चली जाएगी। अगर करंट यहाँ I1 आ रही है तो इसमें कितनी जाएगी, I2, नाम दे दिया हमने। तो करंट की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2। अगर I1 की वैल्यू की बात करोगे तो अगेन I1 किसके अक्रॉस है, आर इन वाले रेजिस्टेंस के। तो आर इन वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है, इधर 0 है और उधर x की वैल्यू कितनी हो गई, V in। तो 0 माइनस V in होल डिवाइडेड बाई आर इन। अब ये I2 के इक्वल है, यानी इस वाली करंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V in माइनस V out, V in माइनस V out होल डिवाइडेड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस RF। अब यहां से जब तुम V out कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1 प्लस RF अपॉन R in मल्टीप्लाइड बाय V in। अब अगर एम्पलीफायर के आउटपुट को इक्वेट करो तो क्या आ रही है, गेन इनटू वोल्टेज डिफरेंस। तो ये वाला पार्ट डिफरेंस हो जाएगा और ये वाला पार्ट किस में जाएगा, गेन में। अगर इसको V out अपॉन V in लिखोगे तो क्या लिखोगे, V out अपॉन V in 1 प्लस RF अपॉन R in, ठीक है। और 1 प्लस RF अपॉन R in, आउटपुट अपॉन इनपुट की बात हो रही है तो ऑब्वियस है 1 प्लस RF अपॉन R in क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है। नॉन इन्वर्टिंग में आउटपुट कहाँ दे रहे हैं हम लोग, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, डेट्स वाई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और यहाँ पर जो भी आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर कोई भी माइनस साइन नहीं आ रहा है, V out अपॉन V in क्या आ रहा है, 1 प्लस RF अपॉन R in, ठीक है। तो अगर वेवफॉर्म की अगर बात करते हैं इस केस में, तो अगर हमारा कोई वेवफॉर्म ऐसा था, इनपुट वेवफॉर्म V in, तो आउटपुट इन्वर्टेड नहीं आएगा यहाँ पे। रीजन इन्वर्टेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब यहां पर माइनस साइन नहीं है हमारे इक्वेशन में। अब एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज करेगा लेकिन सेम फेज में, समझ में आ रही बात। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा सेम फेज में। एम्पलीट्यूड इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ऑब्वियस है एम्पलीफायर है, तो एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज करेगा लेकिन फेज सेम रहेगी। इन्वर्टिंग में क्या हो रहा था, फेज 180 डिग्री उल्टा हो जा रहा था ड्यू टू दी माइनस साइन, ठीक है। ये था हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन आएंगे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे, तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन होंगे।
बोला जाएगा वी आउट बताओ। ठीक है, यहाँ पर मान लो 7 वोल्ट प्लस 7 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दे दी और क्वेश्चन पूछा जाएगा वी आउट बताओ। तो ये तुम्हें पता है कि हम सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल पे। तो निगेटिव टर्मिनल वाला कौन सा केस होता है हमारा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का तुम्हें फॉर्मूला पता है कि V आउट अपॉन V इन इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ RF अपॉन R इन के। ठीक है, V आउट हमें नहीं पता तो V आउट एज इट इज रहेगा। V इन पता है कितना है, प्लस का 7 माइनस RF की वैल्यू पता है हमें कितनी 10K और R इन की वैल्यू पता है कितनी 2K। तो K से K कैंसिल, 2 5 जा 10 और यहाँ से V आउट कितनी होगी माइनस ऑफ 35 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला वाला। पर फॉर्मूला हमेशा एक पार्टिकुलर केस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला से कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व ना करें तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, लग रही है लगा दो, आंसर आ रहा है, इट्स ओके। लेकिन हम हमेशा ओपैम्प का क्वेश्चन दो चीजों से सॉल्व करेंगे। पहला, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ का वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर होगा। दूसरा, जो भी करंट आएगी सारी की सारी करंट ऊपर जाएगी, अंदर कोई करंट नहीं जाएगी। तो अगेन हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो। अगर करंट I1 आ रही है तो सारी की सारी करंट कहाँ जाएगी, ऊपर, अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस ब्रांच में अगर करंट फाइंड करना हो तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस 7 माइनस 0 अपॉन 2K किसके इक्वल होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में। यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर वी आउट, तो 0 माइनस वी आउट अपॉन 10K, K से K कैंसिल, 2 5 जा 10, यहाँ से वी आउट की वैल्यू क्या आई माइनस ऑफ 35। अब माइनस 35 आ रही है तो ऑब्वियस है इनपुट कहाँ दे रहे थे हम लोग, निगेटिव टर्मिनल पे, तो आउटपुट में माइनस साइन आएगा। मतलब जो भी आउटपुट आएगी वेवफॉर्म उसकी इन्वर्टेड आएगी। बाकी गेन कितने का होगा, गेन नहीं सॉरी, आउटपुट कितने का होगा 35 का। अगर गेन पूछता तो गेन कितना होता हमारा, गेन तो सिर्फ RF अपॉन R इन होता है ना, ये वाला पार्ट। तो 10 अपॉन 2 क्या देता हमें, गेन देता, दैट इज 5 हमारा गेन होता। ठीक है, एक क्वेश्चन नॉन इन्वर्टिंग का देख लेते हैं। नॉन इन्वर्टिंग में अगेन नॉन इन्वर्टिंग मतलब इनपुट अब कहां मिलेगी, प्लस वाले टर्मिनल पे। ये हो गया हमारा 3K और फीडबैक रेजिस्टेंस हमेशा निगेटिव और वी आउट के बीच में कनेक्टेड होगा। चलो 7K है और ये वाला टर्मिनल अब ग्राउंड होगा। ये कैसा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला सबको पता है कि वी आउट अपॉन वी इन क्या यूज करोगे, 1 प्लस RF अपॉन R इन। पर मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि फॉर्मूला हमेशा पार्टिकुलर केस के लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, फॉर्मूला वैलिड होना बंद हो जाएगा। तो फॉर्मूले से ना करके हम हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे कि यहाँ का वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, और ये करंट किसके इक्वल होगा, इस करंट के, क्योंकि अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, अंदर कोई करंट जाएगी नहीं। ये वोल्टेज 10 वोल्ट, तो यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो ये करंट किसके इक्वल होगा, दिस करंट के। तो 0 माइनस 10 अपॉन 3K किसके इक्वल होगा, 10 माइनस वी आउट अपॉन 7K। K से K कैंसिल, माइनस ऑफ 70 इज इक्वल टू
30 माइनस 3V आउट, यहाँ से 3V आउट इज इक्वल टू क्या होगा 30 प्लस 70, 7 और 3 10, यानी ये 100 हो गया। तो V आउट इज इक्वल टू कितना आया 100/3। तो फॉर्मूला तो चलो ठीक है, इन्वर्टिंग के लिए V आउट अपॉन V इन माइनस ऑफ RF अपॉन R इन आता है, नॉन इन्वर्टिंग के लिए माइनस ऑफ RF अपॉन R इन आता है। पर फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, रीजन कि अगर सर्किट में कुछ चेंजेस हो गए तो तुम फॉर्मूला के से जाओगे, हमेशा आंसर गलत आएगा। जब तक ये केस है तब तक तो ठीक है, केस चेंज फॉर्मूला वैलिड होना बंद हो जाएगा। दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूंगा कि हम फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व ना करके क्या लगाना है, बस 2 चीजें लगानी है। पूरे ओपैम्प के क्वेश्चन में 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ ट्रांसफर, अंदर कोई भी करंट को जाना नहीं है, तो सारी करंट जो यहाँ करंट है सारी करंट ऊपर जाएगी। इस ब्रांच में करंट निकाल लो और इस ब्रांच का करंट इस ब्रांच के इक्वल कर दो, तो वहां से जो भी वैल्यू अननोन है उसको फाइंड कर लो, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे थोड़ा इसके मॉडिफाइड क्वेश्चन करेंगे कि सर्किट चेंज, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बहुत सर्किट चेंज करके क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट फिर समर सर्किट, डिफरेंस सर्किट, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और कॉम्परेटर के बारे में बात करेंगे। और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प जो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था, उसमें बस बेसिकली अभी जितना समझ में आ रहा है उतना सफिशियंट है। एक चीज समझ लो कि गेन कितना ज्यादा हो एम्पलीफायर की उतनी अच्छी, तो दैट्स वाई आइडियल केस में इनफाइनाइट गेन होती है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मतलब सेम इनपुट पे हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन दैट केस कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि वी AC उसकी क्या है 0 होनी चाहिए इन कॉमन मोड गेन। इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे, हो सकता है अभी समझ में ना आए। गेन क्लियर हो गया। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि जो यहां पर सप्लाई होगी वोल्टेज वो यहां जाएगी, क्यों जा रही है, क्योंकि गेन इनफाइनाइट होनी चाहिए। जब गेन इनफाइनाइट होगी तो डिफरेंस वोल्टेज 0 होगा, दैट्स वाई V1 इज इक्वल टू V2। अभी हम लोग पूरे ओपैम्प में बस 2 चीज ध्यान रखेंगे कि अंदर कोई करंट जाएगी नहीं, और वोल्टेज जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगी और वो वोल्टेज वहां पे ट्रांसफर होगी। अंदर कोई करंट क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि आइडियल केस में ओपैम्प की रेजिस्टेंस जो होती है, इनपुट रेजिस्टेंस यानी इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपने अंदर कोई करंट आने नहीं देगा, तो सारी करंट ऊपर से पास हो जाएगी। ठीक है, बाकी जितने भी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, CMRR, स्लीव रेट, हमारा ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट, ये जैसे जैसे हम लोग ओपैम्प पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे चीजें क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।